हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट एकेडमी क्लासेस। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स जो है उसका हम अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका वीडियो पार्ट 3 है। सेट की जो सीरीज चल रही है उसमें ये थर्ड वीडियो है और ग्रेड 11 चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में आप पहली 2 वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। आज का जो आपका टॉपिक है उसमें आप देख पा रहे हैं कि हम चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का हम पेज नंबर 5 से लेकर और पेज नंबर 8 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका टॉपिक है द एम्प्टी सेट। आज हम जिस टॉपिक सेट में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एम्प्टी सेट के बारे में कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से एम्प्टी वर्ड का मतलब होता है जो ब्लैंक हो, यानी एक ऐसी सेट, एक हम ऐसी सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट जो है नहीं है, यानी कि विदाउट एनी एलिमेंट देयर इज अ सेट। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। अब यहाँ कंडीशन क्या है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि सेट ए जो है यहाँ आपको कंडीशन के साथ लिखी गई है कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक कंडीशन है हमारी एक्स एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, राइट। हम उन स्टूडेंट्स की सेट बना रहे हैं जो क्लास 11 में किसी स्कूल में, किसी पर्टिकुलर स्कूल में क्लास 11 में रीड कर रहे हो। तो यहाँ क्या हो सकता है कि हमारे पास चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, राइट। तो किसी भी स्कूल के अंदर जो भी क्लास 11 के बच्चे होंगे वो सभी बच्चे इस सेट के पार्ट होंगे, राइट। सो वी कैन गो टू द स्कूल एंड वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम किसी भी स्कूल का हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम स्कूल जा सकते हैं और हम वहां जाकर स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर रीडिंग इन क्लास 11। ओके, सो देयर विल बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ जो वर्ड आ गया आपका फाइनाइट, यानी उस स्कूल में क्लास 11 में टोटल जो बच्चे होंगे वो एक फाइनाइट सेट आएगी। यानी कि अगर 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या 150 है या 300 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां से हमें क्या है, हमें ये पता चल जाएगा कि क्लास 11 में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, राइट। अब अगर हम एक और सेट की बात करते हैं, सेट बी, राइट। अब हमने दूसरी कंडीशन अप्लाई की, एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 और 11। अब मैंने आपसे कहा कि आपको ऐसे बच्चों की लिस्ट बनानी है। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर करेंटली स्टडिंग इन 10th एंड 11th बोथ। आपको उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जो 10th में भी पढ़ रहे हैं एंड 11th में भी, जो जो दोनों क्लास में एक साथ रीड कर रहे हैं, एक ही सेशन में एक साथ रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस सेट में एक भी एलिमेंट, यानी नो एलिमेंट एट ऑल, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो क्लास 10 में भी स्टडी कर रहा है और क्लास 11 में भी स्टडी कर रहा है सेम सेशन में, राइट। तो ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप की जो सेट होगी वो आपकी एम्प्टी सेट कहलाएगी, यानी देयर इज नो एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। ओके, नाउ इसी को हम इन्फोग्राफिक्स के थ्रू हम समझ लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। देखो, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। इसी कंडीशन को हम दोबारा क्लियर करते हैं कि हमारे पास सेट ए थी जिसमें हमने क्या कंडीशन रखी थी कि हमें उन स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, राइट। सो क्लास 11th आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आपको डिस्प्ले किए गए हैं। सो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ सेट थी, यानी कि हमें उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो क्लास 11 में रीड कर रहे हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन हमें क्या समझ में आता है, वी कैन गो टू द स्कूल। अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन गो टू द स्कूल एंड वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब हम उस स्कूल में जाएंगे और वहां पर क्लास 11 जहां बैठी होगी वहां जाकर हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो लेट्स से द नंबर इज 35 फॉर एग्जांपल, कि 35 बच्चे जो हैं वो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। अब ये जो 35 है, इट इज अ फाइनाइट नंबर, इट्स अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। ये 35 बच्चे जो हैं ये एक फाइनाइट नंबर है, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्कूल इन ग्रेड 11। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें सेट बी की, सो जो सेट बी में हमारी कंडीशन क्या थी? In set B, the condition was that we need to find such type of students who are studying in class 10 and 11 both. Okay, so in this condition, what is our observation? The observation says that a student cannot study simultaneously in both the classes. That is how we are going to find out whether there will be a element and whether there will be any element ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि क्या कोई उसमें एलिमेंट होगा उस सेट का, क्योंकि एक हमें ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहे हैं। सो देयर इज नो सच स्टूडेंट एग्जिस्ट। यहां से हमें ये समझ में आया कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो क्लास 10 और 11 दोनों में एक सेशन में स्टडी कर रहा होगा। हेंस द कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस सेट नंबर बी विल रिमेन एम्प्टी। देयर विल नॉट बी अ सिंगल एलिमेंट इन सेट बी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, द एम्प्टी सेट डेफिनेशन। नाउ अब यहां से जो कंसेप्ट आपने सीखा वो सीखा एम्प्टी सेट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपने कैसे करना होगा? अ सेट विच डज नॉट कंटेन
any element is called the empty set. Okay, empty set को हम null set और void set भी कह सकते हैं. Okay, the word is null null set, या आप कह सकते हैं void void. Okay, void set. Okay, and how do you represent this? You represent this using phi. Okay, you represent this using phi. Okay, this is the phi symbol, right? Now, based on the analysis in this particular scenario, what we have seen that we took two different conditions, right? In set A, we got 35 students, but while in set B, there is no such students. Oh, there is no such student. Okay, so set A is not empty, right? But set B is empty, right? Okay, now symbol we have seen that the symbol will be this one phi. Okay, or we can use the curly braces without writing any element inside that. Okay, so here we are going to discuss the definition of the empty set. A set, okay, a set which does not contain any element. So we are talking about a particular set in which there is no element at all, so we are going to call it the empty set. Okay, and what are the other names of this particular set? It will be the null set and the void set. According to this definition, now B is the empty set. Okay, so remember we took two different sets, A and B. In A we got 35 students. Okay, this was the example that we have discussed. While in set B, okay, there were no students. Okay, so it was particularly an empty set. Okay, so the symbol we have seen that this symbol is called the phi symbol, or the curly braces without any element inside it. Now let's see some of the other examples. Okay, now let A. Okay, now we will take few examples and we will discuss the case of empty sets or non-empty sets in a detailed way. So the first, in your NCERT, the first example says that x. Okay, what is the value of x? Okay, x is an element and x lie in the range this. Okay, this is the range of the x, and the condition it must be greater than 1 and it must be less than 2. So according to this condition, we can say that there is no such number which is no such natural number which is greater than 1 and less than 2. Okay, so this particular set will remain empty. Okay, so we can call it an empty set. Now then, second example, we have x, okay, in this particular set, and we are saying that x square minus 2 must give 0 as a result, where x is a rational number. Okay, so x is a rational number, right? Now in this particular case, we can also say that it will remain an empty set. Okay, now let's take one example. Let's say we have 1 upon 2. Okay, now if we put it here, okay, let's see, let's check what is the answer. So 1 upon 2 will be 1 upon 4, and then 2 upon 1 we can write. We will take the LCM. All right, then we can write 1 minus, okay, 8. So this is minus 7 upon 4, right? So this is not the case. So we can take any other different rational number and we can check it out that whether it will satisfy the given equation or not. All right, now so B will remain the empty set. Now third example, अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी की बुक से. सी एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर. एक्स मस्ट बी एन इवन प्राइम नंबर. आपको एक ऐसी सेट रेडी करनी है जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो खुद प्राइम नंबर होने चाहिए, इवन होने चाहिए और ग्रेटर देन 2 होने चाहिए. आपको उन प्राइम नंबर्स की सेट रेडी करनी है जो इवन भी है और ग्रेटर देन 2 है. सो आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर. ओके, राइट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 जो है ना, वो आपका 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 ही एक लौता इवन प्राइम नंबर होता है. बाकी आप जितने भी प्राइम नंबर्स आप लिखेंगे, राइट, इफ यू कीप ऑन राइटिंग ऑल द प्राइम नंबर्स, सो दे विल ऑलवेज बी ऑड. ओके, देयर इज अ रूल, राइट, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, राइट. सो यहाँ भी अगर हम प्राइम नंबर्स की लिस्ट अगर हम बनाना शुरू करें, हम एक सेट को लिखना शुरू करें, सो दिस सेट विल हैव नो एलिमेंट. ओके, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर ऐसा है ही नहीं जो इवन है एक्सेप्ट 2. और 2 हमें लिखना नहीं है क्योंकि हमें ग्रेटर देन 2 लिखने के लिए कहा गया है. नाउ नेक्स्ट, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x इज ऑड, राइट. आपको x जो है वो ऑड लेना है. तो अगर आपने 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आएगा. फिर आपने 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा. अगर फिर आपने 5 ले लिया तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आएगा, राइट. तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई आपकी नहीं करेगी. ओके, सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट, नाउ अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, राइट. आप इसे जूम करके देख सकते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी सेट की इन विच देयर इज नो एलिमेंट. ओके,
सो इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ओके, अब इसे हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक बॉक्स आपको दिखाया गया है, राइट, दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी। ओके, नाउ जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं एग्जांपल्स को अब हम पिक्चराइजेशन के थ्रू समझने वाले हैं। जैसे आपने देखा कि सबसे पहला जो एग्जांपल था आपका, कि आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर खोजना था जिसकी रेंज क्या थी, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, राइट। तो यहाँ पिक्चराइजेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो आपको समझाया गया है कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, इसके बीच में कोई जो नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। ओके, सेकंड एग्जांपल की बात करें तो हमें रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना था। ओके, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 करने पर जो है वो क्या आएगा, 0, राइट। सो यहाँ पे हमने देयर इज नो सच रैशनल नंबर। ओके, B is empty set because the equation x square minus 2 equals to 0 is not satisfied by any rational number। आप कोई भी रैशनल नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं, 3/5 ले सकते हैं, 5/7 ले सकते हैं, 9/11 ले सकते हैं, राइट। तो जो भी रैशनल नंबर आप ले रहे हैं उसमें आप इस कंडीशन में जब आप उसे पुट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 0 आपको नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपकी क्या है, एक एम्प्टी सेट होगी, राइट। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड एग्जांपल था उसमें हमने ऐसे इवन नंबर फाइंड आउट करने थे जो 2 से ग्रेटर हो और इवन हो, राइट। वो प्राइम नंबर्स जो इवन हो और 2 से ग्रेटर हो। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओनली जो 2 है ना, वही क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। तो बाकी जो आपकी सेट होगी, राइट, बाकी जो प्राइम नंबर आप खोजोगे वो सारे ऑड होंगे, तो यानी कि वहां पर आपको जो सेट है वो एम्प्टी रहेगी, आपकी कोई भी एलिमेंट्स उसका पार्ट नहीं हो सकता है। क्लियर। देन फिर हम बात करेंगे कि कोई भी जो ऑड नंबर है वो आपका 4 नहीं दे सकता है, यानी कि जो ऑड नंबर है आपके, इवन से आपको 4 मिल सकता है, राइट, 2 का स्क्वायर करके, बट जो आप ऑड नंबर है वो आपको 4 नहीं दे सकता है। क्लियर। 2 इंटू 2 अगर हम करें तो वो हमारा 4 हो सकता है। क्लियर। तो ये आपके इंफोग्राफिक के थ्रू जो एग्जांपल्स थे वो आपको मैंने समझा दिए। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की बात हो रही है। अब अगला टॉपिक आपको एम्प्टी सेट से जो है फाइनाइट सेट की तरफ, इनफाइनाइट सेट की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। तो ये टॉपिक भी आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। और इस टॉपिक में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है आपको ये चीज समझनी है कि किस तरीके से आप उस सेट को आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे, फॉर्म करना भी आपको आना चाहिए। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट। सेट ए एंड सेट बी, आप देख सकते हैं कि दो सेट है हमारे पास। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 5। ओके, सेट बी है हमारे पास ए बी सी डी ई जी, एंड सेट सी है हमारे पास मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारे पास तीन अलग अलग हमारे पास सेट है। अब इसमें हमने हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि सेट ए के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। सेट बी के पास जो है 6 एलिमेंट्स है, बट सेट सी के पास, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सेट सी के पास कितने एलिमेंट है। मैन, इसकी कंडीशन क्या है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यानी कि जितने भी मैन हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उन्हें आपको बताना है, राइट, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो दुनिया के किसी भी हिस्से में। सो एज इट इज वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो मैं आपको पहले इसको विजुअलाइजेशन आपको दिखा सकता हूं। देखिए, ये कंडीशन पहले हम देख लेते हैं। ओके, सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 5, राइट। आप यहां से देख सकते हैं कि जो हमारी सेट ए है ये हमारी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेट बी हमारी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए बी सी डी जी। ओके, देन सेट सी में हमारी कंडीशन क्या थी, मैन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब यहां पर हमें ये पता है कि जो मैन है चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, वहां जो संख्या आएगी, जो नंबर हमें मिलेगी जब काउंट करने पर जो उनकी संख्या होगी वो एक बिग नंबर आएगा। ओके, हम क्योंकि हम हर कंट्री के हम काउंट करेंगे, राइट, तो वहां पर जो पॉपुलेशन आएगी, मेंस पॉपुलेशन, वो आपकी बहुत एक बड़ा नंबर आएगा, राइट। लेकिन ये श्योर है कि वहां पर एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैन एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो ये क्या है कि आपका एक एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट। ओके, क्लियर। चलिए फिर हम चलते हैं बैक टू आवर नोट्स। इसमें क्या था कि अब इसने कहा था कि वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेट सी में क्या होंगे, बट यहाँ एक ऐसा एक नंबर आएगा जो कि एक बहुत बड़ा बिग नेचुरल नंबर होने वाला है, राइट, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। नाउ बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी सेट के बारे में, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए, वो यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, तो यहां पर जब हम किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे ना, किसी भी सेट के, तो हम उसमें उससे हम लिखेंगे एन फॉर नंबर। ओके, देन हम उस सेट का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एन ए यानी एक सेट है, एन बी हमारी दूसरी सेट है, ओके, एन सी हमारी तीसरी सेट है, इस तरीके से हम लिखेंगे, राइट, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ
अब हम बात करते हैं कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी सी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज नॉट फाइनाइट सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हमारे पास अगर नेचुरल नंबर की अगर हम नेचुरल नंबर की अगर हम सीरीज बनाने लगे तो वहां पर हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर होंगे, राइट, बहुत सारे नेचुरल नंबर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका क्या आ गया, इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट सेट, राइट। तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास जो है सेट ए थी, वहां हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, राइट, आप यहां देख पा रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास 6 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, कोई तो नंबर आएगा, सम फाइनाइट नंबर, राइट, काउंट करने पर मेंस की पॉपुलेशन कोई तो एक नंबर आएगा, राइट, सेट। ओके, कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो एग्जांपल लिया है वो हम क्यों ले रहे हैं, आप समझो। वी सी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज नॉट फाइनाइट। ओके, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स है वो इनफाइनाइट है, वो चलते जा रहे हैं, राइट। तो वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जहां हमें एलिमेंट्स पता है, राइट, तो वो एम्प्टी नहीं हो सकती, लेकिन वहां फाइनाइट सेट है, यानी कि एक ना एक नंबर वहां पे आएगा। पर एक ऐसी सेट जिसमें नंबर कंटिन्यू रहेंगे तो वहां हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स होंगे वहां पे। ओके, तो वो हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट सेट। ओके, तो नेचुरल नंबर का जो आपका एग्जांपल हमने डिस्कस किया है वो आपका इनफाइनाइट सेट पे चला जाएगा, यानी कि एक ऐसी सेट जो फाइनाइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट, ठीक है, विच इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी है और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, राइट, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। ओके, क्लियर। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। नाउ लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल्स हियर। लेट W बी द सेट ऑफ डेज। अब हम वीक का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, जैसे कि वीक में आपके संडे से लेकर संडे, मंडे, ट्यूसडे, राइट, इस तरीके से आपको पता है कि आपके अगर वीक संडे से स्टार्ट हो रहा है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे आपका सैटरडे पे एंड हो जाएगा। ओके, तो हमें पता है कि यहाँ 7 डेज होंगे वीक में। एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेट की, जहां हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ हमें पता है कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो इसलिए यहाँ पर s जो है एक फाइनाइट सेट के रूप में रिप्रेजेंट होगा, राइट। पर अगर हम बात करें कि एक लाइन है, उस पर हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो ये इनफाइनाइट होंगे। ओके, बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस एंड इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ points. So when we represent a set in the roster form, we write all the elements of the set within the braces. ये हमने ऑलरेडी वीडियो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आप किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको विद इन जो है ब्रेसेस आपको ये चीजें लिखनी होती है जो एलिमेंट्स होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। लेकिन फाइनाइट सेट है तो हम एलिमेंट हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट है तो सारे एलिमेंट्स जो है ब्रेसेस के अंदर आप नहीं लिख पाएंगे। सो बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नॉट फाइनाइट है, सो वी रिप्रेजेंट। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, राइट। तो वहां हम 3 डॉट्स, ओके, वहां 3 डॉट्स जो है उसकी हम हेल्प लेंगे उसको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल मैंने शो किया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, यानी ये नेचुरल नंबर्स की ही सेट है, इनफाइनाइट है, राइट। तो 1 2 3 यानी हमने 3 एलिमेंट लिख दिए, उसके बाद हमने डॉट डॉट डॉट, यानी वो जो सेट है वो कंटिन्यूअसली चलेगी, उसमें एलिमेंट्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। ओके, इसी तरीके से अगर हम 1 3 5 7 जो है इसकी बात करें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये भी कंटिन्यू है हमारे। इसी तरीके से हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स भी हमारे जो है लेफ्ट और राइट हम देख रहे हैं, हमने डॉट यूज किए। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। नाउ ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the element of this set do not follow any particular pattern. Okay, अब देखो कुछ ऐसे रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो ये आपको नोट जो है आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट, यही चीज फिर हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट को जो है वापस से हमने इन्फोग्राफिक्स के थ्रू जो है हमने समझ लिया है। तो बेसिक सा एक बार हम इसको दोबारा हम गो थ्रू हो जाते हैं कि अ सेट विच इज एम्प्टी, जो एम्प्टी है और कंसिस्ट अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट होगी। इनफाइनाइट क्या होगी, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने हमने एग्जांपल लिया था डेज ऑफ द वीक। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे 7 डेज होंगे, राइट। फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जो हमने वैल्यू ली थी, तो वहां पर हमें -4 और 4 जो है वो एक्स की वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट है। फिर हमने लास्ट एग्जांपल लिया था कि पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन, यानी कि जो लाइन पर जो पॉइंट्स है, तो ये भी हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। व्हाई, अ लाइन कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट, तो यहाँ पर जो आपकी सेट बनेगी ना जी, वो इनफाइनाइट रहेगी। क्लियर। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन हमने क्या पढ़ा, फॉर द इनफाइनाइट सेट इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट विद इन द ब्रेसेस, so we will follow the structure of dots. Okay, now
इसके भी हमने एग्जांपल्स देखे थे, हमने नेचुरल नंबर्स हमने देखा, हमने ऑड नंबर्स देखा और हमने इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने वो देखा। ओके, तो ये चीजें आपको जो है बहुत ही अच्छे से इसकी थ्योरी जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, राइट, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट, राइट। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी सेट जो है इसमें से फाइनाइट है और कौन कौन सी जो है वो इनफाइनाइट है, राइट। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, और फिर इसने कहा है कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू जो है वो क्या होगा, 0। ओके, तो यहां पर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा आएगा, तो उस सोल्यूशन की वजह से, राइट, इसमें अगर हम x की वैल्यू जो है अगर हम 1 ले लें फॉर एग्जांपल, तो यहां पर हमारा जो है x माइनस वन जो रिप्रेजेंट करेगा और x माइनस टू जो रिप्रेजेंट करेगा उसकी तरीके से हम देखेंगे तो 1 माइनस वन, राइट, और 1 माइनस टू, राइट। 1 माइनस वन हमारा 0 होगा और यहाँ पर 1 माइनस वन होगा, तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है, यानी x जो है 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो एक एलिमेंट ये हो सकता है हमारा। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, अगर हमने 2 ले लिया x की वैल्यू, तो 2 माइनस वन और 2 माइनस टू, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं और फाइनाइट है, राइट। यहाँ इनफाइनाइट वैल्यूज को हम नहीं दे सकते, क्लियर। देन फिर क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए आपका, देन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ओके, अब आपको फिर करना है कि फिर एक नेचुरल नंबर लेना है, राइट, और उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप 2 ले सकते हो, 2 का स्क्वायर, 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, आपकी फाइनाइट सेट है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट। ओके, एग्जाम्पल 1 में हमने देखा दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, क्लियर। देन अब हम बात करते हैं 3 यानी कि थर्ड वाले सेट की, राइट। अब इसमें क्या है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तीसरी कंडीशन है हमारी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस वन जो है वो 0 होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर 1 ले लिया, राइट, तो 2 माइनस वन 1 आ जाएगा, यानी कि 0 तो नहीं आ रहा, राइट। अब इसी तरीके से अगर हमने x की वैल्यू को हमने 2 कर दिया, तो 2 2 सात 4, 4 माइनस वन जो है वो क्या आएगा, 3, राइट। यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो आएगा ही नहीं। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट हो गई, राइट। तो ये भी क्या है, फाइनाइट ही है जिसमें नो एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। अब ये कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और x जो है वो प्राइम है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि x नेचुरल नंबर, राइट, और x इज प्राइम। तो नेचुरल नंबर हमारा 2 है, राइट, प्राइम है, 3 है, प्राइम है, 5 है, प्राइम है, ठीक है, 7 है, प्राइम है, 11 है, प्राइम है, राइट, 13 है, प्राइम है। इस तरीके से हम लिस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। अब इसमें ये पूछा गया है कि क्या ये फाइनाइट है या नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ऑल प्राइम नंबर्स एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट, यानी आपकी सेट जो सेट बनेगी ना वो इनफाइनाइट, यानी आप 2 से लिखना शुरू करोगे, 2 3 5, ठीक है, 7, राइट, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23, ऐसे आपकी ये सेट चलती रहेगी। ओके, तो ये इनफाइनाइट है, राइट। फिर फिफ्थ वाला एग्जांपल क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड, यानी कि आप क्या करेंगे, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो ऑड होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या है, आपकी सेट जो है वो कंटिन्यू किसमें रहेगी, 1 3 5 7 9, इस तरीके से जो है आपकी सेट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये भी क्या होगा आपका इनफाइनाइट। ओके, तो पांचों एग्जांपल जो एनसीईआरटी के थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो इसको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू मैंने यहाँ पे समझा दिया है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप इसको बाद में रिवाइंड करके देख सकते हैं। जो चीज मैंने अभी आपको डिस्कस करी है वो यहाँ पर पूरी की पूरी जो है यहाँ पे लिख दी गई है कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और जो 1 2 3 4 5 हमने समझे हैं उसके किस तरीके से पिक्चराइजेशन के थ्रू यहाँ पर आपको वो चीज दोबारा देखनी है और आपको समझनी है, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट्स की, राइट। अब इक्वल सेट में क्या है, ध्यान से देखेंगे। इक्वल सेट्स क्या है, गिवन टू सेट्स ए एंड बी। अब हम दो सेट की बात कर रहे हैं, सेट ए सेट बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर एक सेट है ए और दूसरी सेट है बी, तो ए के जो एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट है, राइट। एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और जो बी के एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट है, देन सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, राइट। तो उससे उस केस में हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो इक्वल है। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो दो ऐसी सेट जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, राइट। देन अब इसकी डेफिनेशन आ जाते हैं, राइट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी कैन राइट ए इक्वल्स टू बी, यानी कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है। द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। अब आप किसी
दो सेट को आपस में अनइक्वल अगर आपको कहना है तो आप लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, इस सिंबल का आप यूज करेंगे। ओके, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। हमारे पास एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट है 3 1 4 2। अब हम देख रहे हैं कि ए का हर एक एलिमेंट, राइट, ए का हर एक एलिमेंट 1 2 3 4, राइट, वो बी का भी एलिमेंट है 3 1 4 2। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है इसमें भी 2 है, 3 है इसमें भी 3 है, 4 है इसमें भी 4 है। ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ए और बी आपस में इक्वल है। ओके, नाउ लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। अब हम बात कर रहे हैं कि एक और सेट की जिसमें ए क्या है, ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ए जो है वो प्राइम नंबर्स की सेट है विच इज लेस देन 6 एंड पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, अब हम देखते हैं सेट की कंडीशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रेडी कर रहे हैं। सेट ए है हमारे पास, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। ये कह रहा है कि वो प्राइम नंबर जो 6 से लेस हो, तो यहां हमारे पास आएगा 2, राइट, 3 और 5। अब हम एक और हमारे पास सेट है पी, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी कंडीशन क्या है, द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। आपको 30 के वो फैक्टर्स लिखने हैं जो प्राइम होंगे। तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 जो है 30 का फैक्टर है, 2 जो है वो भी 30 का फैक्टर है और 2 प्राइम भी है तो हम 2 को लिखेंगे। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 3 इज आल्सो प्राइम सो वी विल राइट। 4 is not a factor, 5 is a factor and 5 is prime. Okay, after that 6 is also a factor of 30 but 6 is not prime. Okay, वो prime नहीं है तो उसको हम नहीं लिख सकते, right? Then 7 is not a factor, 8 is not a factor, 9 is not a factor. Okay, 10 is a factor but 10 is not a prime. Okay, then 15 is a factor but 15 is not a prime number. 30 is a factor, 30 is not a prime number. So here we have, if we see that A and B, okay, so if we compare them then we will find that both the sets have the exactly the same elements. Okay, so that is why they are said to be equal. Okay, a set does not change if one or more elements of the sets are repeated. Okay, a set does not change if one or more elements of the sets are repeated. For example, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फिर से दो सेट है, राइट, सेट ए और सेट बी, राइट। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स यानी 3 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर 2 2 1 3 3, ओके, आर इक्वल। अब इसको भी हम इक्वल कर रहे हैं, क्यों, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड बी एलिमेंट ऑफ बी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ ए। ओके, दिस इज व्हाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट। तो अब ये कह रहा है कि इस यही कारण है कि हम इसको रिपीट नहीं करते, राइट, कोई एलिमेंट को हम रिपीट करके हम नहीं लिखते। क्लियर, नेक्स्ट, ये भी हमारा इंफोग्राफिक के थ्रू हम समझ रहे हैं कि इक्वल सेट्स क्या है। दो सेट है हमारे पास ए और बी, राइट, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ओके, ओके, देन इफ द सेम एलिमेंट्स आर देयर अदरवाइज दे आर अनइक्वल। ओके, या फिर आप उसको जो है वो आप क्या कहेंगे, अनइक्वल कहेंगे, राइट। ए और बी, मैंने ये कहा कि ए और बी जो है उसके एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट ए है और सेट बी है, राइट, 1 2 3 4 3 1 4 2, राइट। तो इसका हर एक एलिमेंट जो है वो बी का पार्ट है, सेट बी का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू बी हम ले लेंगे। फिर हम अगर हम बात करें दूसरे वाले एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया था कि जो प्राइम नंबर्स है लेस देन 6 वो है 2 3 5, राइट, 2 3 5। और यहाँ पर मैंने फैक्टर्स आपको दिखाए थे, जो प्राइम फैक्टर्स है वो भी क्या है, 2 3 5, राइट। तो यहाँ पर भी ए और बी जो है आपस में इक्वल है, राइट। देन ए नो रिपीटेशन, सेट बी विद रिपीटेशन। दो सेट हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में जिसमें रिपीटेशन जो है सेट बी में रिपीटेशन था। यहाँ पर भी सेट ए और बी जो है वो इक्वल है, राइट। ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स आर रिपीटेड, राइट। अगर कोई सेट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट जो है अगर रिपीट होते हैं तो वो चेंज नहीं होते, इसीलिए हम रिपीटेड एलिमेंट्स को हम उस सेट के अंदर हम जो है हम नहीं लिखते हैं। क्लियर, अब हम एग्जांपल 7 पे आ जाते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट। अब हमें यहाँ पर हमें पेयर बताना है। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। आपको सेट ए से सेट ई तक जो है कुछ सेट दी गई है, ए बी सी डी ई, आपको बताना है कि आपस में कौन से इक्वल है। अब आप देखो, सबसे पहली जो सेट है ना उसके अंदर जो है ना वहां पर ए इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, ए के एलिमेंट है उसमें 0 है। बी जो है उसमें क्या है, x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन, आपको ऐसा नंबर लेना है x जो है वो ग्रेटर देन 15 हो और x लेस देन 5 हो, राइट। तो यहां 0 नहीं आ सकता, राइट, तो इसका एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b। अब हम a को c के साथ कंपेयर करें, x माइनस 5 जो है वो क्या है, 0 है, यानी 5 माइनस 5 करेंगे तभी वो 0 होगा, राइट। तो 5 माइनस 5 यानी कि उसमें 5 आ जाएगा, तो वो भी 0 से कंपेयर नहीं होगा, तो a जो है वो c के इक्वल भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें
तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि इसमें भी एक एलिमेंट 5 होगा, 0 नहीं है। तो यही है, ए जो है वो डी के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से ए जो है वो ई के भी इक्वल नहीं है। फिर हम लेते हैं दूसरी कंडीशन, सिंस बी इक्वल्स टू 5 बट नन ऑफ द अदर सेट्स आर एम्प्टी। अब हम बी की बात करें, बी जो है वो एम्प्टी है, लेकिन बाकी कोई भी सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो इसीलिए बी जो है वो सी और डी के इक्वल नहीं है और ई के भी इक्वल नहीं है। फिर सी और डी की अगर हम बात करें तो सी में एक आंसर हमारा 5 हो सकता है, ठीक है, बट -5 बिलोंग्स टू डी। लेकिन डी में एक आंसर, डी वाली जो सेट है उसमें एक आंसर -5 आपका हो सकता है, तो वो सी का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए सी और डी भी आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहां हमने देखा कि किस तरीके से एक सेट को हम दूसरे तरीके से, दूसरे सेट से हम कंपेयर करके हम चेक कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सिंस ई इक्वल्स टू 5 सी इक्वल्स टू सी, ओके, सी इक्वल्स टू 5। अब हम ई की बात कर रहे हैं, राइट। ई एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, राइट, तो यहां पर एक वैल्यू आती है आपकी 5। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करके देखें तो इसकी वैल्यू आती है 5। तो सी जो है वो ई के इक्वल है। फर्दर डी में -5 ई में 5 है, वी फाइंड डी इज नॉट इक्वल टू ई, राइट। इस तरीके से आपको पांचों सेट में जो एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे और आपको कंपेयर करेंगे। तो ए की जो है सी इक्वल्स टू ई, इसमें ए की पेयर हमारा क्या है, इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्ट जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो, X द सेट ऑफ लेटर एलॉय, B द सेट ऑफ लेटर लॉयल। अब हम अगर इसको देखते हैं तो A में हमारे पास A L L O Y L O Y A L, then X and B are equal sets as repetition of element do not change, राइट। अब अगर हम देखें तो दोनों में हमारे पास जो लेटर है ना, L को अगर हम रिमूव कर दे तो एक बार है, राइट। तो A L O Y, बेसिकली A L O Y जो है वही हमारे सेट X में है, और यहां भी अगर हम देखें तो L को अगर हम एक बार लिखें तो L O Y A, तो यहां भी हमारे पास क्या है, एक ही वही चार एलिमेंट है जो सेट बी में है। तो यानी कि आपस में ये दोनों क्या है, इक्वल है। फिर हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल्स में इसने सेकंड एग्जांपल में कहा है कि n जो है ना वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और जो n का स्क्वायर है, राइट, n का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4, ओके। एंड b जो है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें ये कहा गया है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है वो 0 होना चाहिए, ओके। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। अब देखते हैं एक ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है। तो ए सेट में अगर हमने इंटीजर्स के हिसाब से अगर हमने पुट किया, राइट, तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो -2 -1 0 1 और 2 के लिए हो रही है। लेकिन बी में हमारे पास जो है 1 और 2 दो आ रहे हैं, राइट। नाउ सिंस 0 बिलोंग्स टू ए, अब 0 जो है ना वो ए में है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, राइट। सो ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल सेट, तो ये आपस में क्या है, नॉट इक्वल सेट्स है, राइट। सो यहां भी मैंने आपको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं, ओके, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे अच्छे से जो है आप ग्रो थ्रू हो सकते हैं, और नोट्स के हिसाब से आपके बहुत ही काम आने वाला है, राइट। चलिए, ये सारे एग्जांपल्स हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आपको, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट एज अ नोट्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन के थ्रू अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि हम जो है आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। कहूंगा कि हमेशा किसी भी टॉपिक को, कंसेप्ट को आप समझते हैं तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां पर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार फिर से आप थियरी पढ़ने लगेंगे। तो आपको एक बार जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है वो आप वीडियो को देखकर, बुक्स को पढ़कर, और आप उसे रिपीटेटिव वे में रिवीजन करते रहें, और उसी के बेस पर फिर जो है जब प्रॉब्लम्स हम एक्सरसाइज करते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं, या फर्दर हम जो डिफरेंट बुक्स हम फॉलो करेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे, तब हम इसको ज्यादा से ज्यादा हम इसको रिवाइंड करेंगे कि हमने वीडियो में क्या क्या देखा था, ओके। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें, ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, सभी बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। और जो बच्चे खासकर जिन्हें क्लासरूम में प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे हैं तो शायद मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। सो तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए और चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।